आज हम लोग का बिजनेस स्टडीज जो कर रहे थे क्लास 12 सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडीज जहां तक छोड़े थे आज वहां से ही वापस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 वेस्ट बंगाल बोर्ड का बिजनेस स्टडीज का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे। सर नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तक किए थे, इससे पहले वाला जो वीडियो था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। क्या स्टार्ट करेंगे सर आज हम लोग? टुडे वील बिगिन विथ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आज के আমরা नेचर ऑफ मैनेजमेंट থেকে স্টার্ট করব। ঠিক আছে, তো ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ আ সায়েন্স এর মানে কি? ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ আ সায়েন্স মানে কি? Why do we say management as a science? हम लोग अभी पढ़े हैं ना, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। तो इसमें से मैनेजमेंट एज अ साइंस, वाई डू वी से दिस? मैनेजमेंट एज अ साइंस क्यों बोलते हैं हम लोग? देखो, साइंस कॉम्प्राइजेज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल। साइंस में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर जो है साइंस का वो क्या क्या है? पहला है साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, these are all systemized body of knowledge. Scientific observations, all the principles or theories are built through logical observations. Experimentations in science बहुत सारा प्रिंसिपल्स, अनेक लॉ गुलो, अनेक प्रिंसिपल्स गुलो एक्सपेरिमेंट থেকেই সেটা ভেরিফাই হয়। ঠিক আছে, থ্রু এক্সপেরিমেন্টেশন প্রিন্সিপলস एंड ऑब्जर्वेशंस दे आर एक्सपेरिमेंटेड अंडर डिफरेंट कंडीशन। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी से पहले एक्सपेरिमेंटेशन हुआ होगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही चीज नीचे आ रहा है, नहीं, हर चीज नीचे आ रहा है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सली जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो ये तो ऑल ओवर अर्थ, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज एप्लीकेबल है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, दीज आर ऑल ओवर द अर्थ, दीज आर वैलिडेबल। रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। क्या मतलब है? अब एक इंसान अगर कुछ कर रहा है, एक इंसान अगर कुछ कर रहा है तो उसको देखकर सेम टू सेम अगर कोई करेगा तो सेम टू सेम रिजल्ट भी आएगा। तो इन साइंस रेप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ आई एम परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सेम टू सेम विथ सेम कंडीशन, अंडर सेम कंडीशन, अंडर सेम डेटा, अगर कोई कर रहा है तो आइडेंटिकल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सब है साइंस का फीचर्स। तो हम लोग जो बोलते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, लेट अस एग्जामिन क्या मैनेजमेंट ये सब कंडीशंस को फुलफिल करता है। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ सर, मैनेजमेंट का भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जिस तरह से अलग अलग सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट का भी अपना सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है ना, जैसे कि हेनरी फ्यूल्स का प्रिंसिपल है, टेलर्स का प्रिंसिपल आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो फीचर ऑफ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है जैसे साइंस में। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड मैनेजमेंट। देखो, मैनेजर्स ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है ना। एन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी प्योरली लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जर्वेशन से हर चीज एकदम लॉजिकली, अब हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमको जो नजर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि सबको वैसे ही नजर आए और सब तरह से सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन, हाँ सर, एक्सपेरिमेंट तो इसमें भी होता है। तो जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, मैनेजर्स लोग यहाँ पे भी टेस्ट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो एक्सपेरिमेंटेशन तो मैनेजमेंट में पॉसिबल है। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट, नहीं सर। जैसे कि साइंस का यूनिवर्सली वैलिडिटी है, यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है यूएस में भी वही रहेगा, वही पढ़ाया जाएगा, बट मैनेजमेंट में वैसा नहीं है, क्योंकि देखो कल्चर अलग है। इंडिया में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कल्चर अलग है, यहाँ का रहन सहन अलग है, लैंग्वेज अलग है, यूएस में अलग है, मिडिल ईस्ट में अलग है। तो हर जगह कल्चर के हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो, अभी एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल
यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल होता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हर जगह सेम टू सेम डिक्टो एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? बिकॉज डिफरेंट रीजन्स का डिफरेंट कल्चर है। इंडिया का कल्चर अलग है, मिडिल ईस्ट का कल्चर अलग है, यूरोप का कल्चर अलग है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में भी ब्रेक टाइम हुआ, तुम लोग मान लो ब्रेक में नीचे उतरे, अब कोई एक फ्रेंड है वो कुछ खरीद रहे तो सब मिलकर हम लोग चले जाएंगे, ये खरीद रहे चलो इससे खाएंगे इससे खाएंगे, हम लोग मांग कर छीन कर एक दूसरे का खा लेते हैं। बट यही चीज़ यूरोप में इसको माना जाएगा, देखो दीज आर सच बारबेरिक पीपल, छीन कर खा रहे हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे ये एक्ट को बहुत ही ज़्यादा खराब माना जाएगा। बट इंडिया में टीनेज में जब हम लोग सभी स्कूल में ये चीज़ करते हैं, सभी स्टूडेंट्स जो है, सभी फ्रेंड्स जो है एक दूसरे से मांग कर छीन कर खाता है, बट यूरोप में ये चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता है। ये देखो ना, ये दूसरे से छीन के खा रहा है, दूसरे से मांग के खा रहा है। तो मतलब क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल हर जगह सेम नहीं है। रेप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं सर, अभी हम बताएं ना, रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में अगर दो आदमी सेम कंडीशन सेम चीज काम कर रहा है तो सेम रिजल्ट आएगा। बट मैनेजमेंट में जरूरी नहीं है कि हम जो चीज यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, आप भी वो चीज एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज करो तो सेम रिजल्ट आएगा, जरूरी नहीं है। तो कंपेयर करके क्या पता चला है कि सर मैनेजमेंट इज अ साइंस, बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है और सॉफ्ट साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला साइंस नहीं है। अब आते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्यों बोलते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट? ऐसा क्या काम है भाई मैनेजमेंट का जो एक आर्ट की तरह देखा जाता है, जिसको लोग बोलते हैं। आप सबसे पहले देखते हैं एक आर्ट का क्या फीचर है। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज कुछ एग्जिस्ट करता होगा। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, लोगों के स्किल और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया, अब ड्राइविंग स्कूल में थ्योरी बता दिया गया, बाबू ये क्लच है, ये गियर है, ये ब्रेक है, और गाड़ी में बैठा दिया, तो क्या सब एकदम एग्जैक्टली सेम ही तरह से ड्राइव करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अपना स्किल और नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है ये चीज। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तुम एक स्किल को, एक आर्ट को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है वो तुम स्किलफुल होते रहोगे। अब चलो एग्जामिन करते हैं क्या आर्ट में ये सब प्रेजेंट है। हाँ सर, थ्योरेटिकल नॉलेज तो प्रेजेंट है। तुम होटल मैनेजमेंट करो, तुम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करो, सब में थ्योरी तो तुमको पहले पढ़ागा ही पढ़ाएगा, तो हाँ सर थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट है। दूसरा, क्या ये पर्सनलाइज स्किल के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ सर, स्किल करता है। अब मैनेजमेंट तो सभी पढ़ के आया, लेकिन हर मैनेजर अच्छा तो नहीं होता है। कोई मैनेजर बहुत अच्छा होता है, कोई मैनेजर उतना अच्छा नहीं होता है, तो अपना पर्सनल स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, हाँ सर, मैनेजमेंट जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आप क्रिएटिव बनिएगा, उतना ज्यादा आपका उसमें महारत हासिल होगा। तो यस, हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। सो ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स विद आर्ट, हम लोग बोल सकते हैं कि सभी फीचर्स आर्ट का मैनेजमेंट से मैच कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट जो है ये एक आर्ट तो है। तो क्या मैनेजमेंट बोथ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस है? सर साइंस तो ये है, बट ये प्योर साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है, सोसाइटी से डील करने वाला साइंस है, एक्सपेरिमेंटेशन वाला साइंस नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब आते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या सर हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं भाई, मैनेजमेंट तो एक प्रोफेशन ही तो है। कैसे सर? प्रोफेशन का क्या फीचर है? क्लास 11 में पढ़े होगे आप लोग, बिजनेस प्रोफेशन पढ़े ना क्लास 11 में, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोफेशन का क्या क्या फीचर था? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज रहेगा सर, जिसमें फॉर्मल ट्रेनिंग होगा। कल को आपको सीए बनोगे, कल आप लोग लॉयर बनोगे, तो उसमें आप लोग को एक फॉर्मल ट्रेनिंग होगा। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई एंटर नहीं कर सकता है प्रोफेशन में। जैसे कि डॉक्टर एक प्रोफेशन है, तो हमको अगर डॉक्टर बनना है तो हम अपना मोहल्ला में एक क्लिनिक खोल लेंगे, स्टेथोस्कोप लटका लेंगे, व्हाइट जैकेट पहन लेंगे और बोलेंगे चलो भाई डॉक्टर बन गए हम। नहीं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रहता है, ठीक है ना। एंटर करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज से, उस मेडिकल कॉलेज में रजिस्टर करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे कि
जितना भी प्रोफेशन कंट्री में है वो सबका कोई ना कोई एक एपेक्स बॉडी है। जैसे कि जिसको सीए बनना है तो वो रजिस्टर्ड होता है अंडर ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। जिसको डॉक्टर बनना है वो रजिस्टर्ड रहता है अंडर MCA, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये लोग ही रजिस्टर्ड करता है। समझ में आ रहा है? कोड ऑफ कंडक्ट, सब प्रोफेशन के एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। जैसे कि देखो, तुम कोई डॉक्टर के पास जाओगे तो तुम जितना भी बड़ा बीमारी लेके जाओ, डॉक्टर कभी हड़बड़ाएगा नहीं, लो 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 बैठाओ लेटाओ, ये कुछ नहीं करेगा। वो एकदम शांत रहेगा, आराम से आपका बात सुनेगा। ठीक है, तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है। उसी तरह एक मैनेजर को काम कर रहा है कहीं पे 5 स्टार होटल में, तुम उसको जाओ, जाके जितना भी उसके ऊपर गुस्सा करो, जो भी उसको उल्टा सीधा बोल दो, एयर होस्टेस, तुम उसके साथ जितना भी बदतमीजी करो, लेकिन वो तुमको कुछ बोलेगी नहीं। क्योंकि उसको गुस्सा नहीं आ रहा, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। बट वो लोग कंट्रोल इसलिए कर रहा है बिकॉज उन लोग का प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है। वही सेम मैनेजर से तुम रास्ता में ऐसे बदतमीजी करके दिखाओ, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, हाथापाई हो जाएगा। बट वो होटल में वो तुमसे बहुत तमीज से बात करेगा। क्यों? बिकॉज एक कोड ऑफ कंडक्ट है हर प्रोफेशन का। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट में बोला जाता है कि भाई कस्टमर जो है, जो मेरा ग्राहक है, ठीक है, तो उन लोगों से हम अच्छे से बात करें, भले वो लोग जितना भी बदतमीजी करें। तो हर प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सर्विस मोटिव, सर्व करने का मोटिव रहता है हर प्रोफेशन का। अब डॉक्टर ये थोड़ी सोचते हैं, देखो जनरली बिजनेस का क्या रहता है, प्रॉफिट मोटिव रहता है। चलो अब एक फीचर में आते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का एक और फीचर है सर्विस मोटिव। क्या मतलब है सर्विस मोटिव का? देखो हर प्रोफेशन का जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है सर्व करना लोगों को। बिजनेस का मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाना, बट प्रोफेशन का मोटिव कभी भी डायरेक्टली प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसे कि देखो डॉक्टर एक प्रोफेशन है, अब तुम कोई डॉक्टर के पास जाओगे बीमारी लेके कि सर मेरा अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होगी, ऑपरेशन कर दीजिए। अब वो ये अब एक अच्छा डॉक्टर रहेगा तो ये थोड़ी सोचेगा कि ये तो आया है अपेंडिक्स को ऑपरेशन करवाने, अपेंडिक्स को ऑपरेशन करेंगे तो हम कितना ही कमा पाएंगे, 10, 20, 30 हज़ार कमाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं एक काम करिए ना, आप किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा लीजिए, 4-5 लाख में कर देंगे। अब एक काम करिए ना, आप हार्ट ऑपरेशन भी करवा लीजिए, 3-4 लाख में करेंगे। तो क्या कोई अच्छा डॉक्टर ऐसे करेगा? नहीं। कोई समझदार डॉक्टर ऐसा करेगा? वो ये सोचेगा कि बड़ा ऑपरेशन करते हैं इसका ताकि ज़्यादा पैसा हम कमा लेंगे। नहीं भाई, उसका सर्विस मोटिव है। प्रोफेशन में ये बोला गया कि वो बोलेगा ठीक है आपका जो बीमारी है हम उस बीमारी को ठीक कर देंगे, ठीक है, आपको कम से कम तकलीफ हो। समझ में आ रहा है? बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होता है। अगर आप गए कोई कपड़े की दुकान में, आप चाह रहे कि हम 500 रुपये का जीन्स खरीदे, तो वो कोशिश करेगा आपको कि नहीं 500 नहीं, हम इसको 1000 का जीन्स बेच दे या हम इसको 2000 का जीन्स बेच दे, विच इज एप्लीकेबल, ठीक है चलो फाइन है। बट कोई प्रोफेशन में ये चीज़ नहीं होगा। अब हम भी लोग के पास कोई पढ़ने आ रहा है, कोई स्टूडेंट, वो भी क्लास 9 में है, ठीक है, मान लो तो वो पढ़ने आया, या तुम लोग की कोई आए क्लास 12 में, तो हम उससे फीस ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ पर मंथ। तो हम सोच रहे हैं कि यार अभी ये पास हो जाएगा तो पास होकर चला जाएगा, एक काम करते हैं इसको खराब पढ़ा के फेल करवा दे रहे ताकि ये नेक्स्ट ईयर भी मेरे ही पास पढ़ेगा, हम फिर 1 साल इससे फीस लेंगे। तो कोई अच्छा टीचर ऐसे सोचेगा? नहीं भाई, हम लोग का क्या मोटिव है? सर्विस मोटिव है कि भाई ये बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाए, टॉप करे और अपना लाइफ में आगे बढ़े। तो क्लियर हो गया? लेट अस एग्जामिन, क्या मैनेजमेंट ये सब फीचर्स है प्रोफेशन वाला? हाँ सर, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है तो एक स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है? नहीं सर, अभी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली MBA कंपलसरी नहीं है मैनेजमेंट जॉब के लिए। बहुत सारा कॉमर्स स्टूडेंट मैनेजर बन जा रहा है, साइंस बीटेक करके मैनेजर बन जा रहा है, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री तो इसमें नहीं है। क्या इसका कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है? अभी तो करेंटली ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है नहीं मैनेजर के लिए, मे बी इन फ्यूचर हो जाए। कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ सर, इसका अपना कोड ऑफ कंडक्ट बोल सकते हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है सब मैनेजर्स के ऊपर इसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना। तो हम लोग बोल सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट है भी, पर उसके ऊपर एक्ट करना इज नॉट कंपलसरी एज ऑफ नाउ। सर्विस मोटिव मैनेजमेंट का रहता है? हाँ सर, सर्विस मोटिव तो रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन है? नहीं। अभी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट एक कंप्लीट प्रोफेशन डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के तरह नहीं है, क्योंकि कुछ फीचर्स मैनेजमेंट का नहीं मैच कर रहा है प्रोफेशन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए इसको समझना है, इसको समझने के लिए ये चार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये डायग्राम,
देखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये पिरामिड है, पिरामिड में जो टॉप है, टॉप नॉच है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल में जो है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और जो एकदम नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है टॉप बॉस, बोर्ड ऑफ, नाम याद रखना, ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ। मिडिल लेवल में आएगा परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिविजनल हेड। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा? क्लर्क, सुपरवाइजर, सब डिपार्टमेंट हेड, फॉरमैन, सुपरिटेंडेंट, ये लोग आएगा लोअर लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो नाम सबसे पहले याद रखना है। चलो अब हम लोग आते हैं, सर नाम याद रख लिए, अब क्या नाम याद हो गया है, अब आएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ये सब फंक्शंस परफॉर्म करता है। नंबर 1, डिटरमाइन करेगा फर्म का, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, की अपॉइंटमेंट्स करेगा, कौन मेन पोजीशन में रहेगा, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेगा टॉप लेवल, द टॉप लेवल मैनेजमेंट जॉब्स असाइन करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है ना। रिसोर्सेस को असेंबल करेगा, फाइनेंस, पैसा लाने का जिम्मेदारी किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है ना। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट मेनली कंट्रोलिंग वाला काम करता है, कंट्रोल करते हैं। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ सकते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ये टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच का लिंक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो प्रिंसिपल को, स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। अब स्कूल के प्रिंसिपल को एक स्टूडेंट लोग को कुछ बोलना है कि भाई कल छुट्टी है, तो अब स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो आकर खुद थोड़ी बोलेंगे कि बाबू कल छुट्टी है। वो क्या करेंगे? नोटिस भेजेंगे, जो क्लर्क रहेगा वो क्लर्क लेकर जाएगा, क्लास टीचर को देगा, बोलेगा हाँ कल स्कूल छुट्टी है। तो ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, टीचर्स हो गया, ठीक है, इन लोग क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का बात को लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। इन लोगों का काम क्या है? पॉलिसी को एक्सप्लेन करना लोअर लेवल मैनेजमेंट तक। मिडिल मैनेजमेंट का काम है पॉलिसीज को एक्सप्लेन करना लोअर लेवल मैनेजमेंट को। दूसरा है ऑर्गेनाइज करना, चीजों को ऑर्गेनाइज कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट जनरली करेगा, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज। लोअर लेवल मैनेजमेंट को अपॉइंट और सिलेक्ट करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। मोटिवेट करने का काम, मोटिवेट करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट को, वर्कर्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है, एक्टिविटीज को कोऑपरेट करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ, और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाने में हेल्प करेगा जो टॉप लेवल बनाया है। अब आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। इन लोग का क्या काम है सर? ये लोग रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और ग्राइवेंसेस ऑफ वर्कर। जो वर्कर है, मजदूर है, उन लोग अपना प्रॉब्लम किसको बोलेगा? सुपरवाइजर को। तो सुपरवाइजर ये प्रॉब्लम को ऊपर तक पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहला काम क्या है? रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉब्लम्स को, वर्कर्स का, अपर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अच्छा वर्किंग कंडीशन बनाएगा ताकि वर्कर्स लोग अच्छे से काम कर सके। ये काम है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। हेल्दी रिलेशंस बनाए, वर्कर का सेफ्टी के पीछे देखने का जिम्मेदारी इन्हीं लोगों का है। ये लोग हेल्प करेगा रिक्रूटमेंट और सिलेक्ट करने में वर्कर्स को, मजदूर को। कम्युनिकेट करेगा सजेशंस, आइडियाज वर्कर्स का मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक। क्वालिटी मेंटेन करने का काम ये लोग का ही है। सुपरवाइजर ना चेक कर रहा है भाई काम कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। मोरल, वर्कर्स लोग का मोरल बूस्ट करेगा, कम ऑन करो, तुम ही लोग कर सकते हो। वेस्टेज को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। तो ये है काम लोअर, टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है सर। तो अब आते हैं, देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है इंपॉर्टेंट? मैनेजमेंट फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पोड्सकॉर्प। क्या बोलते हैं? पोड्सकॉर्प। 5 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग।
What are the 5 functions of management? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, याद रखना कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब लूथर गुलिक, ये नाम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? लूथर गुलिक। ये कॉइंड किए पहला बार वर्ड पोड्सकॉर्ब। क्या कॉइंड किए? पोड्सकॉर्ब, PODSCORB। अब पोड्सकॉर्ब में P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, S फॉर स्टाफिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। B फॉर बजटिंग। ये मैनेजमेंट फंक्शन को शॉर्ट में डिस्क्राइब किए पोड्सकॉर्ब। कौन डिस्क्राइब किया है? लूथर गुलिक। सबका आपका एब्रीविएशन याद रखना है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, S फॉर स्टाफिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। अब ये सब क्या है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब के ऊपर एक एक चैप्टर है, पूरा सबके ऊपर एक एक चैप्टर है। ये देख रहे हो ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब के ऊपर एक एक चैप्टर अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या सर? प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को प्री डिटरमाइन करना, प्लान्स बनाना। शॉर्ट में बोले तो भाई प्लान्स बनाना, ताकि आपका जो प्री डिटरमाइंड गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप उसको फुलफिल कर सके। ठीक है ना भाई, कोई डाउट? चलिए, बहुत अच्छा है। अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सर, ऑर्गेनाइजिंग मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। जो ग्रुप एक्टिविटीज जो है उसको अलग अलग लोगों को अलग अलग काम देना, ताकि चीज अच्छा से ऑर्गेनाइज हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी के घर में शादी है, तब होता है ना, एक को दे दिया, बाबू तुम मेहमान को देखोगे, तुम लॉजिस्टिक्स संभालो, तुम जो है खाना देखो तो खाना सही से हो रहा है नहीं हो रहा, तुम डेकोरेशन देखो तो डेकोरेशन ठीक से है कि नहीं है, तुम जो है लड़का वालों के पीछे जाओ, देखो लड़का वालों का इंतजाम सब सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। एक एक्टिविटीज को अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए और सबको एक एक काम दे दिए, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब होता है राइट लोगों को राइट जॉब के लिए हायर करना और राइट जॉब उन लोगों से करवाना। देखो अभी हम शॉर्ट में सब समझा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये सब के ऊपर एक एक चैप्टर है। प्लानिंग के ऊपर एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर एक चैप्टर है, स्टाफिंग के ऊपर एक चैप्टर है। समझ में आ रहा है ना? तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? राइट लोगों को हायर करना और राइट जॉब में प्लेस करना। फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है ना? अब मान लो मेरा ये वीडियो कोई देख रहा है क्लास सेमेस्टर 3 के एग्जाम के बाद, तो भाई उसके लिए कोई फायदा थोड़ी है, टाइम चला गया। तो अब आते हम लोग नेक्स्ट डायरेक्टिंग में। तो डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? डायरेक्टिंग का मतलब है डायरेक्ट देना, डायरेक्शन देना, है ना। चीज़ों को जज करना, गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना। हम लोग में बहुत सारा कोई होगा बहुत अच्छा डायरेक्टर है, हर काम में डायरेक्शन देना बहुत अच्छे से आता है। करना नहीं आता है कुछ, लेकिन डायरेक्शन देने में एकदम आगे। सब फैमिली में, सब फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ ऐसे लोग तो रहते ही है जिसको डायरेक्शन देना बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब जो आपका प्लान्ड आउट किया हुआ एक्टिविटी है, तो आपको ये देखना है कि मेरा जो प्लान्ड आउट किया हुआ एक्टिविटी है वो सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही से काम उसमें किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक पर्टिकुलर चीज़ सोच के प्लान बनाए, अब कंट्रोलिंग में ये देखना है कि हर एक्टिविटीज़ उस तरह से तो हो रहा है ना कि मेरा प्लान्ड किया हुआ जो चीज़ है उसके उस गोल के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। ये हम शॉर्ट में आप लोग को बताए हैं, इसके ऊपर डिटेल में चैप्टर्स हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज जनरली mean integrating the activities and resources of the organization and bringing harmony in them। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितना भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन है सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवाना, ताकि सबके बीच में हार्मनी रहे और ऑर्गेनाइजेशन के काम अच्छे से हो पाए।
ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड करे इन द परस्यूट ऑफ अ कॉमन गोल, ताकि ये कॉमन गोल फुलफिल हो जाए। इन नॉर्मल लैंग्वेज भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब है सब एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवाना। अच्छा ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इतना याद रखना है, कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस बोला गया है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है, टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो, या मैनेजमेंट या मिडिल लेवल हो। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तुम कोई भी काम करो विदाउट कोऑर्डिनेशन का होगा नहीं। अब देखो कोऑर्डिनेशन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना क्रिकेट टीम का ही एग्जांपल ले लो, विराट कोहली रोहित शर्मा आके 200 रन मार के चला गया, हम लोग लगा जा ये मैच तो जीत गए हम लोग। भाई जितना भी बैट्समैन लोग बैटिंग अच्छा कर ले, जब बॉलिंग के वक्त में अगर बॉलर लोग अच्छा बॉलिंग नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा बैट्समैन लोग को, फील्डर लोग अच्छे से फील्डिंग नहीं करेगा, तो क्या टीम इंडिया मैच जीतेगा? कभी नहीं जीत पाएगा। तो बैट्समैन, बॉलर और फील्डर तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना बहुत जरूरी है। सब मिलकर कोऑर्डिनेट करेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगा, तभी इंडिया जीत पाएगा। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेसफुल होने के लिए जितना भी फंक्शंस है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, सबको एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा, देन ओनली द ऑर्गेनाइजेशन विल बी सक्सेसफुल। ठीक है ना। अब मान लो टॉप लेवल जो है पॉलिसी बना दिया, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उस पॉलिसी को सही से इंप्लीमेंट कर ही नहीं पा रहा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट उस पॉलिसी को अपनाने के लिए तैयार है ही नहीं, तो भाई वो जो आपका पॉलिसी है वो कोई काम का नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। इंडिया में ज़्यादातर तो यही होता है ना। अभी देखो गवर्नमेंट प्लान बना दिया एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब टॉप लेवल में आके तो एनईपी बना दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो बना दिया गवर्नमेंट, उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे ग्राउंड में? अभी वेस्ट बंगाल में से 26,000 टीचर्स को निकाल दिया जॉब से। अब उसमें से सब का सब तो चोर नहीं था, कुछ चोरी करके जो है अपना जॉब लिया, बट बहुत कोई तो अपने मेहनत से भी जॉब लिया है ना। आप एनईपी इंप्लीमेंट करने का बात कर रहे हो और यहाँ पे स्कूल्स में टीचर्स ही नहीं है। 10 साल से स्कूल टीचर्स का एग्जाम ही नहीं हो रहा, और जो हो रहा है उसमें इतना करप्शन है। समझ में आ रहा है? तो कोऑर्डिनेशन नहीं है सही। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हो जितना भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तब काम बनेगा। क्लियर? चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन का? पहला ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है विद परवेसिव नेचर। कोऑर्डिनेशन कोई अलग फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बट ये मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। इट इज ये हर फंक्शन में मैनेजमेंट का प्रेजेंट है। ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स का हर लेवल का कि वो एवरी डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवाए। ये इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट, ये ग्रुप एफर्ट को एक साथ लाता है। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट को एक साथ लाता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक कोऑर्डिनेशन चलते रहेगा। ठीक है। जहां कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। डेलिब्रेट एक्टिविटी है, आपस में एक दूसरे से ऑटोमेटिकली सब कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, एक कोऑर्डिनेटर चाहिए, someone who should coordinate unity of action। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेट करता है सब एक्शन को, यूनाइट करता है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाता है, इंटीग्रेट करता है अलग अलग, मतलब यूनाइट करता है अलग अलग एक्टिविटीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का।
बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्ट्स सर्विसेज, एक्सपर्ट का जो सर्विस है उसको बेटर वे में और यूटिलाइज करने में मदद करता है। हाई मोरल, कोऑर्डिनेशन अगर अच्छे से हो रहा है तो वर्कर लोग का मोरल हाई रहेगा। तुमको पता है मेरा प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इतना अच्छे से प्रोडक्ट बनाया है तो सेल्स डिपार्टमेंट को क्या रहेगा, मोरल हाई रहेगा कि भाई हम ये प्रोडक्ट को बेच ही देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम किया है। बेटर रिजल्ट्स, कोऑर्डिनेशन जब हाई रहेगा रिजल्ट्स भी बेटर नजर आएगा, ठीक है। और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करेगा लोग अगर सब आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम लोग आज किए हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो पहला टॉपिक है बिजनेस स्टडीज का उसको आज हम लोग किए हैं कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए ये की टर्म्स है, इसको एक बार आप लोगों को गो थ्रू करना है, ठीक है। अब एमसीक्यू आएगा भाई, पहले ही बता दिए हम, पहले ही क्लास में बता दिए थे कि सेमेस्टर 1 का ये सिलेबस है और एमसीक्यू आएगा। तो ये जो चैप्टर अभी पढ़ाए हैं इसमें से 5 मार्क्स का 5 एमसीक्यू आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसके आंसर की के साथ आंसर भी देंगे, ठीक है ना। और ईयर क्वेश्चन से निकाल के देंगे आपको, पिछला 10 साल में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो ईयर क्वेश्चन से ठीक है 10 साल में जो भी आया है उसको हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? और किसी को कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ये चैप्टर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आज का क्लास यहीं पे हम लोग रखते हैं। फॉर एनी डाउट आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए।